हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 10 के थर्ड पार्ट को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 तक रेस्पिरेशन व ब्रीथिंग को समझ लिया था। ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है, और रेस्पिरेशन है वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, उसको कहा जाता है। अब हमने ब्रीथिंग तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वसन कैसे करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, तो इसको कहाँ से स्टार्ट करना है? वी टेक इन एयर, यहाँ से स्टार्ट करना है। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, हम जो हवा है, जो एयर है, वो किसके माध्यम से लेते हैं? नोस्ट्रिल से, नाक के द्वारा। इट पासेस इनटू द नसल कैविटी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, और नोस्ट्रिल से होते हुए ये नसल कैविटी में आती है, जो नासिका गुहा है उसमें प्रवेश करती है। क्या? एयर। किससे होते हुए? नोस्ट्रिल से। जो अपने बाहरी जो छिद्र होते हैं नाक के, वो नोस्ट्रिल्स हैं, और फिर नाक का अंदर वाला भाग जो होलो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? नसल कैविटी कहते हैं। तो इसको नोस्ट्रिल तक आपको कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में द एयर से स्टार्ट करना है। द एयर फ्रॉम नसल कैविटी मूव्स थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेज लंग्स। एयर है वो नसल कैविटी से होते हुए विंड पाइप से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहाँ तक जाती है? लंग्स तक जाती है। तो इन सब चीज़ों को याद भी कर लेना है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे नोस्ट्रिल हो गई, नसल कैविटी हो गई, विंड पाइप हो गई, लंग्स हो गए। आगे देखिए, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? चेस्ट कैविटी में। विच इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड्स, और वो किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं? ढके हुए होते हैं रिब्स के द्वारा, जो पसलियाँ होती है उनके द्वारा ढके हुए होते हैं। द फ्लोर ऑफ द कैविटी इज फॉर्म्ड बाई ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम, और जो उसका लोअर पार्ट है, नीचे वाला भाग है, वो किसके द्वारा कवर होता है? डायफ्राम के द्वारा। तो फ्लोर वाला पार्ट है वो किसके द्वारा कवर होता है? डायफ्राम के द्वारा कवर होता है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स, ब्रीथिंग में क्या क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। इसमें जो डायफ्राम है और जो रिब केज है उसमें मूवमेंट होती है। किसके दौरान? ब्रीथिंग के दौरान। तो यहाँ तक रिब केज तक हमें इसको कर लेना है। द एयर से स्टार्ट करके रिब केज तक कर लेना है। मतलब सबसे पहले हवा है वो नाक में, नाक से होते हुए फिर विंड पाइप में, विंड पाइप में फिर कहाँ पर आ जाती है? लंग्स के अंदर आ जाती है। और लंग्स के नीचे क्या होते हैं? डायफ्राम होते हैं, और डायफ्राम और रिब्स केज की मूवमेंट की वजह से ब्रीथिंग होती है। देखिए डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखिए, नासल कैविटी यहाँ से, फिर नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद में लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। इसकी जो मेन संरचना होती है उसमें सबसे पहले नासल कैविटी आ जाती है, फिर लेरिंग्स वाला पार्ट आ जाता है, फिर ट्रेकिया आता है, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स है वो एल्वियोली में जाके मिलती है, और एल्वियोली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लंग्स की। फिर इनहेलिंग और इंस्पिरेशन, यहाँ से देखिए, इनहेलिंग और इंस्पिरेशन मतलब हवा का अंदर आने की जो फिजियोलॉजी है वो किस प्रकार से होती है। देखिए इसको पूरे पैराग्राफ को ही करना है अपन को, और समझ लीजिए। ड्यूरिंग इनहेलिंग द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स वाइल द डायफ्राम मूव्स डाउन। इसमें जो इनहेलेशन के दौरान रिब्स है वो फैलती है, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ गति करता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, स्पेस है वो बढ़ जाता है।
and thus reduces pressure inside chest cavity. The air outside nostrils which is at high pressure thus rushes into the lungs and lungs get filled with air. अब इससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम या स्पेस बढ़ने की वजह से बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। तो हवा है वो बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज़न के माध्यम से प्रवेश करती है। डिफ्यूज़न को हमने पिछले वाले पार्ट में हमने समझ लिया। डिफ्यूज़न क्या होता है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जैसे बहुत सारे हायर कंसंट्रेशन वाली जैसे हवा है और जिधर लो कंसंट्रेशन होती है उधर की तरफ मूव करती है, और जैसे इधर प्रेशर हाई हो गया, इधर लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप मूवमेंट होती है जिसको डिफ्यूज़न कहते हैं। तो डिफ्यूज़न के माध्यम से बॉडी के अंदर एंट्री होती है। अब देखिए एक्सहेलिंग और एक्सपिरेशन। हवा को अंदर तो ले लिया गया है, लेकिन अब बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसमें जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है। इनहेलेशन में जैसी प्रोसेस हो रही थी उसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है। यहाँ पर देखिए इनहेलिंग और एक्सपिरेशन, यहाँ से इनहेलिंग और एक्सपिरेशन लिख लेंगे। फिर उसके बाद में द रिब्स मूव्स डाउन, रिब्स है वो सिकुड़ती है वापस से अंदर की तरफ आती है, एंड इनवर्ड्स वाइल द डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और जो डायफ्राम है वो अपनी फॉर्मर पोजीशन पे मतलब पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड थस इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड चेस्ट कैविटी, और इसकी वजह से जो साइज़ है चेस्ट कैविटी की वो क्या होती है, कम हो जाती है, और प्रेशर है वो बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी के अंदर। दिस पुशेस द एयर आउट ऑफ द लंग्स, और जिससे हवा है वो बाहर चली जाती है। तो जस्ट अपोजिट इसमें प्रोसेस होती है। इसमें जो डायफ्राम है वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है जो पहले नीचे चला गया था, और जो रिब्स हैं वो फैल गई थी अब वापस सिकुड़ जाती है, जिससे वॉल्यूम है वो कम होता है। वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से बाहर का प्रेशर कम तथा अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिससे हवा है वो अंदर से बाहर की तरफ चली जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। देखिए डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। डायग्राम से इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार डायग्राम में भी आप इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, रिब्स हैं, ये क्या है, रिब्स, और इसके नीचे जो ये पार्ट है ये क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, अब इनहेलेशन में क्या होगा, ये डायफ्राम है वो नीचे की तरफ गति करता है, नीचे की तरफ। जैसे ये है ऐसे, तो ये थोड़ा सा क्या आ जाएगा, नीचे की साइड में आ जाएगा इधर। तो अगर ये नीचे की साइड में आया है तो जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो कितना बढ़ गया, देखिए ये एरिया देखो इतना बढ़ गया है, तो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। कब, इनहेलेशन के दौरान। और रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव करती है, फैलती है मतलब, जबकि एक्सहेलेशन में ये अंदर की तरफ चली जाती है, इनवर्ड रिब्स। और जो डायफ्राम है वो वापस जो यहाँ नीचे की साइड में था वापस कहाँ चला जाता है, ऊपर अपनी जो पोजीशन थी उसमें आ जाता है। इस प्रकार से जो ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है, ये स्पेस है वो कम हो जाता है, और यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम ब्रीथ क्यों करते हैं, ब्रीथिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। द एयर वी एक्सहेल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जिसको बाहर निकालना ज़रूरी है। इसका जो व्हाट डू वी ब्रीथ आउट है, हम क्या ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको द एयर से स्टार्ट करेंगे। द एयर वी एक्सहेल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर और मॉइस्चर। जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें मेनली क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, और ये पॉइजनस होती है हमारी, अगर बॉडी में रुक जाती है तो इससे हमें नुकसान होता है, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और मॉइस्चर भी होता है, पानी की मात्रा भी इसमें होती है। देखिए इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन बी इजीली सीन इफ़ यू एक्सेल ऑन ए मिरर। मिरर के ऊपर अगर हम एक्सेल करते हैं
फूंक मारते हैं तो देखिए क्या होगा, ए थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर कवर्स द मिरर। जो मॉइस्चर की एक थिन पतली जो परत है वो बन जाती है किस पे, मिरर के ऊपर। दैट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, जो कि थोड़ी देर बाद में डिसअपियर हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी कन्फर्म्ड थ्रू ए सिंपल एक्टिविटी। और जो हवा के अंदर जो हम एक्सेल कर रहे हैं, जो वायु बाहर निकाल रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए एक्टिविटी एक बार, एक्टिविटी समझने से पहले एक चीज़ हमें समझ लेनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। लाइम वाटर बिल्कुल कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और उसको जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसके कांटेक्ट में आती है वो दूधिया कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर लाइम वाटर कहीं पर मिल्की कलर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब हम देखिए एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी में एम क्या है अपना, एम है अपना कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को वेरीफाई करना। तो देखिए यहाँ से एम लिखिए, टू शो दैट द एक्सहेल्ड एयर कंटेंस कार्बन डाइऑक्साइड। जो हवा हम मुंह से बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमें प्रूव करना है। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए इसके लिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए, लाइम वाटर चाहिए। टेस्ट ट्यूब मतलब जो ये इन बच्चों के हाथ में आपको ये ट्यूब्स दिखाई दे रही है ग्लास की, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब्स हैं, क्योंकि इनके अंदर टेस्ट किया जा रहा है इसलिए इनको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। स्ट्रॉ, देखिए स्ट्रॉ तो आपने देखी होगी, आप फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो उसमें स्ट्रॉ आती है, वो स्ट्रॉ काम में लेंगे। लाइम वाटर और चूने का पानी जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो ये चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए हुई। फिर प्रोसीजर देखिए, टेक अबाउट 5 ml ऑफ लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। अब जो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना, 5 ml लाइम वाटर इसमें ले लेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ ब्लो द एक्सहेल्ड एयर इनटू द लाइम वाटर फॉर सम टाइम। अब स्ट्रो की मदद से हम एक्सेल करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अभी तक हमें पता नहीं है कि जो हवा हम फूंक मार रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, लेकिन हम स्ट्रोक के माध्यम से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लाइम वाटर डाला हुआ है उसमें फूंक मारते हैं। सी वाट हैपन। अब देखिए क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो गया है, मिल्की। और हमें पहले से पता है कि लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है। इसका मतलब हमने जो फूंक मारी है उसमें जो हवा गई है उसमें क्या मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो लाइम वाटर है वो मिल्की हुआ है। कंक्लूजन क्या निकला, दिस शोज दैट द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जो हवा बाहर निकली है मुंह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। फिर है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज गिवन बिलो। जो परसेंटेज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन इनहेल्ड और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड, उसका परसेंटेज कितना होता है उसकी टेबल देखिए। एयर इन लंग्स, इनहेल्ड एयर, लंग्स के अंदर इनहेल्ड एयर कितनी होती है, उसकी मात्रा 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है, 0.04। मतलब जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, हवा एयर को हम अंदर की तरफ ले रहे हैं शरीर के, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर एक्सहेल्ड एयर, जो हवा हम बाहर निकालते हैं वापस से, उसमें 16.4 है वो वापस ऑक्सीजन ही होती है, और 4.4 क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये ऊपर वाला तो पूरा है इनहेलेशन के दौरान लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और नीचे वाला है एक्सहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। फिर है ब्रीथिंग ऑन अदर एनिमल्स, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग कैसे होती है। देखिए यहाँ से डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अपने डिफरेंट पार्ट से रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं। एनिमल्स लाइक लॉयंस, काउज, गोट्स, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स यूज़ देयर लंग्स फॉर ब्रीथिंग। इन सब में क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे अंदर भी क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, जिनकी मदद से हम ब्रीथिंग कर पाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड प्लाज्मोडियम टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड बाई डिफ्यूजन। जो यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर मतलब
यूनि का मतलब एक और सेलुलर मतलब कोशिकीय, मतलब एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं। जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल पाई जाती है, लेकिन अमीबा और पैरामीशियम जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केवल एक ही सेल पाई जाती है। उनमें जो ऑक्सीजन है, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, किसके द्वारा की जाती है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा की जाती है। सेल को समझ लेते हैं। सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन से ही ऑक्सीजन अंदर आती है और इस सेल मेम्ब्रेन से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, और ये डिफ्यूजन की मदद से होता है। स्पंज हाइड्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर स्किन। जो स्पंज है वो हाइड्रा है, वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, किसकी मदद से? स्किन की मदद से। ठीक है। उनमें किसी प्रकार के कोई लंग्स जैसी स्ट्रक्चर संरचना नहीं होती है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी लंग्स जैसी जो स्ट्रक्चर है वो केवल किस में पाई जाती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जा सकती है, जो कि हायर लेवल पे होते हैं। फिर देखिए ब्रीथिंग इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में ब्रीथिंग कैसे होती है? श्वसन कैसे करते हैं? अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब केंचुआ। देखिए डायग्राम किसका है? केंचुए का है। और ये ब्रीथिंग कैसे करता है? इनमें क्या लंग्स पाए जाते हैं? नहीं, इनमें लंग्स नहीं होते हैं। तो यहाँ से अर्थवर्म से स्टार्ट करेंगे। अर्थवर्म्स एंड लीचेस डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स मीन्स जैसे लंग्स हैं, ये नहीं होते हैं। दे अब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन देयर ब्लड फ्रॉम द एयर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को अपनी स्किन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। द ऑक्सीजन गैस अब्जॉर्ब्ड बाई स्किन डिफ्यूजेज इनटू द सेल्स। और जो ऑक्सीजन ग्रहण की गई है वो डिफ्यूजन के माध्यम से सेल के अंदर एंटर करती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द मॉइस्ट स्किन। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी मॉइस्ट स्किन के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है, मतलब स्किन के माध्यम से ही ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। फ्रॉग्स कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन एंड स्लिपरी स्किन। मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन। जो फ्रॉग्स होते हैं वो ब्रीथिंग कर सकते हैं, किसके माध्यम से? अपनी स्किन के माध्यम से। इसके अलावा इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन भी पाया जाता है, जिससे वो ब्रीथिंग कर सकते हैं, जैसे हमारे अंदर होते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से ब्रीथिंग कर सकते हैं। कौन? फ्रॉग्स। और फ्रॉग्स को इसीलिए कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब जो दोनों की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स के जैसे और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जैसे। एक्वाटिक कौन से होते हैं? जो कि पानी में रहने वाले जीव हैं वो एक्वाटिक होते हैं, और ज़मीन पर रहने वाले जीव टेरेस्ट्रियल होते हैं। इन दोनों ही जगह पर ये रह सकते हैं और दोनों ही तरीके से रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। तो आज हमने ब्रीथिंग को समझ लिया है अर्थवर्म में, और ब्रीथिंग हम कैसे करते हैं ये भी समझ लिया है, और कितनी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, कितनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रूव कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो हम एक्सहेल करते हैं उस एयर के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है कि नहीं है, इसको हमने प्रूव कर लिया है। एक्टिविटी के द्वारा हम करके भी देख सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिकली। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो फिजियोलॉजी है, किस तरीके से कहाँ कहाँ मूवमेंट होती है हवा की, उसको हमने समझ लिया है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।